बार फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। पहले हम पढ़ चुके हैं संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अपघटनीय अभिक्रिया, मंद और तीव्र अभिक्रिया। इसके अलावा हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम 5 प्रकार पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन के। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको हम शुरू करते हैं पांचों प्रकार को एक एक करके, वन बाय वन। इसमें हम समझेंगे कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान, उसमें जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उनसे हमें अभिक्रिया के बारे में बहुत सी बातों का पता लगता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जैविक, भौतिक एवं बहुत सारी क्रियाएं जो इससे संबंधित हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्यतः सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं और इसी आधार पर इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा गया है। और हम इसको देखते हैं कि इनकी परिभाषा के तौर पर ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी इसका फर्स्ट टाइप है ऑक्सीजन का संयोग एवं वियोजन। बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और आसान उदाहरणों से हम इसको पढ़ेंगे, जिससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जब योग होता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, O2 का जुड़ना। ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पर O2 ऐड हो रही है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम जैसे एक सिंपल ही उदाहरण देखेंगे कि हमारे पास है 2Mg, इसके साथ में O2 जब ऐड होगी तो ये हमारा बन जाएगा 2MgO। इस तरह से ये अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें एक और देखते हैं हम, इसी तरह से सल्फर के साथ में जब O2 जुड़ती है तो ये बन जाता है SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। तो इसमें ये जब ऑक्सीकरण हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और जब ऑक्सीजन निकलेगी इसमें से O2 का निकलना कहलाएगा अपचयन यानी कि रिडक्शन। अब ये अपचयन क्या होगा, इसमें हम देखते हैं कि हम एक बिल्कुल ही सिंपल उदाहरण लेते हैं इसमें भी, कि हमारे पास है 2KClO3। अब ये 2KClO3 है, इसमें से हमारे जब अभिक्रिया होगी तो ये बना देगा 2KCl, और यहाँ पर इसमें 6 हो गए, तो यानी कि 3 ऑक्सीजन के अणु निकलेंगे, 3O2। इस वजह से ये अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के आधार पर इसी तरह से हम देख लेते हैं एक और उदाहरण, 2MgO। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी अभिक्रिया से हमें Mg अलग हो जाएगा और प्लस O2, और ये Mg के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें। इस तरह से इस अभिक्रिया में क्या होगा कि पहली में तो KClO3 का KCl में और MgO का Mg में अपचयन हो रहा है। दूसरा प्रकार हम इसका देखते हैं। पहले ये हुआ हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के संयोग के आधार पर, इसका दूसरा टाइप है H2 का संयोग एवं वियोजन। अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन पहले उसमें जुड़ी थी और इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हम कह सकते हैं कि
परिभाषा के तौर पे तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन आजकल इसको काफ़ी कुछ जो पदार्थ हैं कार्बनिक रसायन में प्रमुखता से पहले काफ़ी काम आ रही थी। और रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ में हाइड्रोजन निकलती हो ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें उल्टा है H2 का निकलना, ऑक्सीकरण। यहाँ पर तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कंडीशन चेंज हो गई कि इसमें हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं 2H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है हमारे पास। अब इसको हम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें इस अभिक्रिया में क्या कंडीशन प्राप्त होगी कि इसमें से 2H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस इसके साथ में 2S यानी कि सल्फर गैस अलग हो जाएगी। इस कंडीशन में इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कि इसका हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि जब हम जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, इसमें CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब इसमें क्या होगा, इसके हम जब इसको सिंपल स्टेज में ही देखते हैं, इसमें से CH3CHO, अब ये तो इसका प्रोडक्ट बन गया, इसके साथ में इसमें से ये एथेनॉल बन गया। क्या बन गया हमारे, एथेनॉल। ये तो था एथेनॉल। वैसे इसे हम C2H5OH भी लिखते हैं एथेनॉल को, और CH3CH2OH भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ समीकरण के लिए हमने इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखने हैं जिससे हम इसको समझ सकें। तो ये हमारा CH3CHO एथेनॉल बन गया, इसको कहेंगे हम एथेनॉल। अब ये एथेनॉल तो बन गया, इसके साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा, और इसमें से H2 का एक अणु अलग हो जाएगा, तो ये ऑक्सीकरण हो गई। यानी एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणु संख्या हमारे पास 6 और बनने वाले उत्पाद एथेनॉल में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 हो गई, 3 और 1 4। इस स्थिति में एथेनॉल का एथेनॉल में ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन निकलती है। अब इसमें दूसरा इसका हम स्टेप देखेंगे कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का योग होता है वो अपचयन कहलाता है। यहाँ पर तो इसका निकलना था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब कुछ टंग स्लिप हो जाती है, कुछ वर्ड ऐसे निकल जाते हैं, तो उनको अन्यथा ना लें। बाकी इसको मैं हटाऊंगा नहीं वीडियो में से, क्योंकि ये हकीकत है, पढ़ाते समय हमसे ऐसा नॉर्मली हो ही जाता है। और आप सभी स्टूडेंट हैं, तो एक प्रयास कर रहा हूँ अपने साथियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि वो अच्छी तरह से समझ सकें और एक स्टेज पर उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो अब हम देखते हैं दूसरा है, जैसे हमारे पास एथीन है, एथीन को हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैसे इसको C2H4 बोलते हैं, लेकिन एथीन हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए अलग अलग लिख रहे हैं। अब ये एथीन की जब अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन के साथ में प्लस H2, अब इस कंडीशन में इसकी रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, CH3 एथेन मिलेगा। यानी C2H6 एथेन, और ये एथेन इसमें हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से ये अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर तो ऑक्सीजन अलग हो रही थी, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी और हाइड्रोजन
निकल रही है। दोनों ही कंडीशन हो गए। तो एथेन में और क्लोरीन का एक इसमें अभिक्रिया और है, वो भी देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी H2 प्लस Cl2। इस स्थिति में ये हमें बनाएगा HCl के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, 2HCl। अब इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ी है, तो इससे हम कहेंगे ये वाली ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जहाँ पर जुड़ रही है वहाँ पर अपचयन। तो एक बार आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण अपचयन में विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, तो हम इसमें समझते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण कहलाती है। तो जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड। इसका क्लोरीन के साथ जब ये जुड़ता है, यानी इसमें से विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है, क्योंकि आयोडीन आसानी से अपचयित हो जाता है, तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो यहाँ पर ये हमें पोटेशियम क्लोरेट मिल रहा है और ये हमारा आयोडीन इसमें से अलग हो रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, तो उससे हमें 2HCl और सल्फर इसमें से अलग हो जाती है। तो ये हुई ऑक्सीकरण, यानी कि विद्युत धनी तत्व है जो आसानी से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आयोडीन की तुलना में क्लोरीन थोड़ा तेज होता है, ये आप भी जानते हो। इसी तरह से फिर हम देखते हैं विद्युत धनी तत्वों का जो योग है, वो जब बात आ गई योग की, यहाँ पर तो था इनका निष्कासन यानी कमी हो रही थी, और यहाँ पर योग हो रहा है, तो ये अपचयन कहलाएगा। जैसे इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के साथ में Mg जब जुड़ रहा है तो हमें MgCl2 मिल रहा है, तो योग वाली कंडीशन कहलाएगी अपचयन। जो विद्युत धनी तत्व हैं उसका योग हो रहा है तो अपचयन, और वो निकल रहा है तो ऑक्सीकरण। इसी तरह से हम अगले स्टेज में देखेंगे कि विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे विद्युत ऋणी तत्व है उसका पदार्थ से संयोग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Mg एक पदार्थ है और उसमें जब विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन ये जुड़ रहा है तो ये बन गया MgCl2। और हम जानते हैं वैसे भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कौन से तत्व होते हैं? आवर्त तत्व होते हैं। ये आसानी से किसी भी पदार्थ के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से इनका जब संयोग होगा तो ऑक्सीकरण, और जब ये निकलेंगे किसी पदार्थ से, जैसे हमारे पास है 2FeCl3। अब ये हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये 2FeCl2 प्लस 2HCl, यानी इसमें कमी आ रही है क्लोरीन की, क्योंकि यहाँ पर है केवल 2 और यहाँ पर थे ये 3 मॉलिक्यूल, इसके 3 परमाणु थे, सॉरी एटम थे, और यहाँ पर 2 एटम रह गए और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके अलग हो गए। तो ये हो गया हमारा विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, अपचयन हो गया। इसमें से विद्युत ऋणी तत्व का निकलना अपचयन और विद्युत ऋणी तत्व का संयोग ऑक्सीकरण कहलाएगा। इस तरह से हम इसमें देखते हैं 5वां प्रकार है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर हम इसके ऑक्सीकरण अपचयन को देखें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान होता है, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? ऑक्सीकरण होगा। कब होगा? जब तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम आसानी से पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो जब हमारा सोडियम पॉजिटिव चार्ज लेगा और इलेक्ट्रॉन अलग करेगा तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। उसी तरह से आयरन Fe+2 है, वो Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके। इसी तरह से हमारा क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेंगे? ये Cl2 में बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज है, उस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि तत्व जिनमें परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाल रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी ऐड कर रहे हैं, वो अपने आप में जोड़ रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा?
क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये हमारा क्लोरीन का एक आयन बन जाएगा। इस स्थिति में ये Cl-, इसी तरह MnO4- है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। इस कंडीशन में ये MnO4-2 हो जाएगा, यानी इस पर जो ऋणावेश है वो डबल हो जाएगा। अब देखते हैं अगली कंडीशन, Mg+2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो ये हमारा Mg बन गया। इसी तरह से हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, समरी रूप में काफ़ी अच्छा काम देगा। अब हमने कुछ उदाहरण तो देखे कि कहाँ पर विद्युतधर्मी तत्वों का संयोग हो रहा है, वियोजन हो रहा है, फिर विद्युतऋणी तत्वों का संयोग वियोजन, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि उलट हैं। उसी तरह से फिर हमने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर इनको पढ़ा और इसमें भी हमने ये कंडीशन देखी। अब इसमें हम एक बात और देखेंगे कि ये दोनों, इन सारी कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन, ये अर्ध अभिक्रियाएँ हैं जो एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। एक तो छोड़ता है और एक लेता है। इन अभिक्रियाओं में पदार्थ एक तो ऑक्सीकृत हो रहा है और दूसरा अपचयित हो रहा है। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएं जब साथ साथ चलती हैं, यानी कि ये साथ साथ चलती हैं, उस समय इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं या अपौपचय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो उसका एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास जैसे Zn+CuSO4। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि Zn अपने आप में यहाँ पर न्यूट्रलाइज है, लेकिन यहाँ पर आते ही ये Zn+2 की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन SO4 अपनी तरफ थोड़ा खींच के रखता है। और इसी तरह से CuSO4 है तो यहाँ Cu के इलेक्ट्रॉन SO4 के पास में ज़्यादा हैं, मतलब तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि इससे दूर हैं और इसके बिल्कुल ये पास में आ गए हैं। तो अब ये जब यहाँ से अलग होगा तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, यानी कि इसका ये अलग हो जाएगा इससे। तो ये Zn तो बन गया ZnSO4 के साथ और SO4 समूह इसका इसके साथ आ गया और Cu इसमें से अलग हो गया। इस कंडीशन में इसका तो Zn का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और Cu का हो रहा है इसमें अपचयन हो रहा है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ऐड हो रहे हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे, जैसे हमारे पास है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। इसकी जब कार्बन मोनोऑक्साइड या 3CO के साथ में जब हम रिएक्शन देखते हैं तो ये हमारा 2Fe+3CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें Fe2O3 Fe यानी स्वतंत्र हो रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्शियली हम कह सकते हैं O3 की तरफ थे। उस कंडीशन में जब ये अपना स्वतंत्र अवस्था में आएगा तो इसका तो हो रहा है अपचयन, और जब 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि वो अपनी सैचुरेशन वाली स्टेज में आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरह से इन अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं अपचायक। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, अतः ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन, और इस पार्ट को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, जिससे फिर अगला पार्ट हम आसानी से शुरू कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICH पर।